मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय शिवा। आज जिस कविता के बारे में चर्चा होगी उस कविता का शीर्षक है वाणी, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है। ये स्नातक द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में प्रस्तावित है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1977 में। 77 वर्ष की आयु तक इनका रचना कर्म चलता रहा। साहित्यिक जगत में इनकी पहली पहचान 1918 में मोह कविता शीर्षक से होती है। द्विवेदी युग का अवसान हो चुका था। एक नई संजीदगी के साथ, एक नई संवेदना के साथ, एक नए तरह की कविता की जमीन तैयार हो रही थी। द्विवेदी युग में कविता के भावभूमि को लेकर, कविता के शिल्प को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्तित्व का इतना प्रभाव था, उनके नियमों का इतना अनुशासन था कि उस अनुशासन से, उस विराट व्यक्तित्व के प्रभाव से कविता निकलने की कोशिश कर रही थी। उस समय छायावाद के पहले द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताओं में से एक थी इतिवृत्तात्मकता। देश प्रेम और स्वाधीनता आंदोलन की चिंता और भाषा निर्माण के कोशिश को लेकर ही द्विवेदी युग में मुख्य प्रयास किए गए। उस प्रयास में कविताओं की रचनाकार कवियों के मन पर तमाम अंकुश, यूँ कहें, बंदिशें लगाई थी द्विवेदी जी ने। उनका कहना था कि अभी जो समय है, उस समय की मांग जो है, उसके अनुरूप कविता करनी चाहिए। नवजागरण का दौर था, भारत निर्माण की कोशिश हो रही थी। उसको प्राथमिक उद्देश्य मानते हुए उन्होंने कवियों को प्रेरित किया था कि आप अपने प्रेम की कविताएं न लिखें, पशु पक्षियों और प्रकृति की कविताएं अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है राष्ट्रीय जागरण में अपना योगदान देने का। कवि मन स्वभावतः स्वतंत्र होता है, किसी तरह की बंदिशों को नहीं मानता है। वो कितने दिन चलती, स्वाभाविक है कि 16 तक आते आते उनकी बंदिशों के विरोध में एक नई तरह की चेतना का उद्गार दिखने लगा। श्रीधर पाठक, मुकुंदर पांडे आदि स्वतंत्रतावादी कवियों की रचनाओं में। पंत उसी समय आते हैं। पंत की कविता उस आंदोलन, उस नए आंदोलन की रचनात्मक घोषणा पत्र है। मोह शीर्षक से जो कविता है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। भूल
अभी से इस जग को। कवि के सामने प्रश्न यह था। छायावाद में कविता की भूमि ही बदल जाती है। जो प्रकृति उसके पहले युग में, द्विवेदी युग में, या उसके पहले अपने दुख और सुख की गहराई को बढ़ाने और घटाने में सहायक के रूप में, आलंबन और उद्दीपन के रूप में ही प्रयोग की जाती थी, छायावाद में पंत इस कविता के माध्यम से एक नए तरह की कविता का उद्घोष करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति की भी अपनी सत्ता होती है। अब प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से भी कविताएं लिखी जा सकती हैं। एक तरह से ये सही भी है कि मनुष्य है तो प्रकृति भी है, प्रकृति की भी स्वतंत्र सत्ता है। प्रकृति के सौंदर्य पर भी कविताएं लिखी जा सकती हैं। किसी के दुख और किसी की पीड़ा की अभिव्यक्ति में केवल प्रकृति आलंबन और उद्दीपन के रूप में ही उपयोग करने वाली चीज नहीं है। पंत इसी नई भावभूमि से कविता की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ छायावाद के नए आंदोलन का उद्घोष भी होता है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तुमने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। एक सहज प्रश्न, बाल सुलभ प्रश्न प्रकृति से। प्रकृति में पहली किरण जब निकलती है तो कैसे चिड़ियों को इसका एहसास हो जाता है, कवि की जिज्ञासा जगती है और वो प्रश्न करता है कि बाल विहंगनी तुम ये कैसे जान जाती हो कि अब सूर्योदय होने वाला है। इस तरह की जिज्ञासा के साथ एक नए तरह की कविता की शुरुआत होती है, जिसे छायावाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। छायावाद आंदोलन के 4 कवि स्तंभ कवि माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। पंत जी को सुकोमल कल्पना का कवि कहा जाता है। इनको शब्दों पर ऐसी पकड़ थी कि वो पूरा चित्र खड़ा कर देते। इनके शब्दों में ऐसी ताकत थी कि उनके शब्द ध्वनि पैदा करते थे। अपने रचना कर्म की बदौलत उन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। समय के अनुसार कोई भी कवि होता है, कवि अपने समय से गहरे स्तर पर जुड़ा होता है। स्वाभाविक है, समय की प्राथमिकताओं को सबसे पहले कवि ही समझ पाता है। जिस छायावाद आंदोलन की रचनात्मक घोषणा पत्र की जारी किया था पंत ने 1936 में, युगांत के साथ उसके अवसान की भी घोषणा करते हैं। उस अवसान के बाद इनकी कविताएं जो अलग स्वरूप ग्रहण करती है, उस युगीन परिस्थितियों के दबाव में उस स्वरूप को अपनी ये जो आपके
जो कविता प्रस्तावित है वो उसी नए तेवर को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। वही कवि जो छायावाद में कल्पना के सहारे लाक्षणिक प्रयोगों के साथ अलंकारों का योजना करके प्रकृति के तमाम उपादानों को, चांदनी, बादल, छाया, किरण, संध्या, उषा, प्रकृति के सब विषयों पर उपमानों के माध्यम से अलंकारों की योजना कर उन प्रकृति के धड़कनों को सुनने की और सुनकर उसे शब्दों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुए। वही कवि 1935-36 में युगांत की घोषणा करता है और उस तेवर की कविताओं को छोड़ देता है। उस समय छायावाद के बाद प्रगतिवाद का आरंभ होता है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद उसकी अध्यक्षता करते हैं और उसके साथ जो साहित्य का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, सभी जानते हैं कि वो आंदोलन मार्क्सवाद से प्रेरित था। सभी जानते हैं कि वो आंदोलन साम्यवाद के आदर्श के साथ खड़ा हुआ। सभी जानते हैं कि उसके पीछे रूस में सफल हुई बोल्शेविक क्रांति की प्रेरणा थी। स्वाभाविक है, इतना सब से कवि है तो अपने परिवेश से, अपने देश से, अपने विदेश, उस समय के विदेश की परिस्थितियों से जुड़ा होना स्वाभाविक है। उस समय के परिस्थितियों ने जो साम्यवाद के आदर्श को लेकर जो साहित्य में आंदोलन चलाया गया, तो जरूरी था कि उस आदर्श को सामान्य जन तक पहुंचाया जाए। और सामान्य जन तक पहुंचने के लिए तत्सम शब्द सफल नहीं हो। तत्सम आज के भारत को अगर ध्यान दे तो आज 70-72 वर्षों की आज़ादी के बावजूद आज भी लगभग 45% लोग निरक्षर हैं। अशिक्षित नहीं, निरक्षर हैं। आज भी भारत में 7 से 8% लोग ही स्नातक हैं। स्नातक नहीं, 10th पास हैं। 3% लोग स्नातक हैं। तो स्वाभाविक है कवि अपनी बातों को उस समय के लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है तत्सम शब्दावली में वो बातें उनके पास सहज ढंग से नहीं पहुंच पाए। आज जब 10वीं पास लोग 7 से 8% हैं, आज जब स्नातक 3 से 4% हैं, तो कल्पना करें कि 1935-36 में देश की क्या स्थिति होगी। उस समय 10वीं पास लोगों की संख्या कितनी होगी, कितने प्रतिशत होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। और उस परिस्थिति में लोगों के पास
अपनी बातों को साम्यवाद के आदर्श को पहुंचाना था। अशिक्षित निरक्षर लोग स्वाभाविक है सहज भाषा से ही उन बातों को समझ सकते थे। अलंकार युक्त, चमत्कार पैदा करने वाली, चित्र खड़ा करने वाली, लाक्षणिक शब्दावलियों का प्रयोग करने वाली भाषा से वो संभव न था। कभी भी उन परिस्थितियों से अपने आप को बदलता है, अपनी भाषा को बदलता है। ये और उसमें सफल भी होते हैं। ये वाणी शीर्षक कविता उसी उनके कविता के तेवर, कविता की शैली, कविता की भाषा के बदलाव का द्योतक है। वाणी की कविता की शुरुआत ही होती है एक तरह से प्रश्न शैली में कि तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। मेरे विचारों को लोगों के पास पहुंचाने में, मेरे विचारों को लोगों के चेतना को हिलाने में क्या अलंकार युक्त भाषा ही के सहारे हो सकता है। कभी इसमें असहमति जताता है कि अलंकार युक्त तत्सम शब्दावली संपन्न भाषा से गांव के अशिक्षित निरक्षर लोगों से संवाद संभव नहीं है। जब उनसे संवाद करना है तो उनकी भाषा में करना होगा, सरल भाषा, सहज भाषा में। उसी समय भवानी प्रसाद मिश्र भी उसी दौर के कवि हैं और उन्होंने अपनी कविता की भाषा के बारे में घोषणा भी की थी कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। बोलना और लिखने में अंतर न होना चाहिए। भाषा का काम है संप्रेषण, और जितना सरल और सहज भाषा में संप्रेषण होगा अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। भवकर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित। कवि अपने समय की परिस्थितियों को अभिव्यक्त कर रहा है कि भवकर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित, जग का रूपांतर भी जनैक पर अवलंबित। आज की स्थितियां विकट हैं, असह्य हैं, और ये असह्य परिस्थितियों का, इस विषम परिस्थितियों का निवारण जनैक्य, जनता की एकता पर ही निर्भर है। तो जनता की एकता की जरूरत जनता को कैसे पता चलेगा जब हम उसकी भाषा में उसे इस जरूरत को, इस आवश्यकता को, एकता की आवश्यकता को समझाएंगे तभी न समझेगा कि जग का रूपांतर भी जनैक्य पर अवलंबित। जन का रूपांतर, जन की स्थितियों में परिवर्तन जनैक्य पर ही आधारित है। तुम कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार, तुम कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार, कर सको सुदूर मनोनभ में जन के बिहार। मेरी वाणी, तुम कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार, शब्दों के पंख का सहारा लेते हुए तुम उड़कर जन के हृदय में, जन के मन में पहुँचो। वाणी मेरी इसके लिए, वाणी मेरी
चाहिए तुम्हें क्या अलंकार? क्या इस उद्देश्य के लिए, लोगों के मन में पहुंचने के लिए अलंकार युक्त भाषा ही चाहिए? क्या सीधे सहज सरल भाषा में तुम ये काम नहीं कर सकती हो? कविता को आगे बढ़ाते हैं कि चित शून्य आज जगनौ निनाद से हो गुंजित। आज चित्त शून्य है, आजादी का संघर्ष चल रहा था, लोगों के मन में निराशा बैठी जा रही थी। आजादी का इतना लंबा संघर्ष चल रहा था कि आज़ादी मिलेगी या न मिलेगी, आज़ाद होंगे या न होंगे, उसके बीच में संशय की स्थिति। चित्त शून्य आज जग नौ निनाद से हो गुंजित। मेरी इच्छा है कि जो चित्त शून्य हो गया है, जो मन निराश हो गया है, उसमें नया स्वर जगे, नया स्वर गूंजे। मन जड़, सभी जन का मन जड़ हो गया है, स्थिर हो गया है, निराश हो गया है। उसमें 9 स्थितियों के गुण हो जागृत। जो मन जड़ हो गया है, स्थिर हो गया है, उसमें नई स्थितियों के गुण की नया परिवर्तन होगा, आज़ादी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, इसका भाव पैदा हो। तुम जड़ चेतन की सीमाओं से आर पार, झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। उस झंकृत भविष्य, वो भविष्य जिसके प्रति लोगों के मन में निराशा का भाव जग चुका है, उस भविष्य के प्रति आश्वस्त तुम, क्या वाणी मेरी आश्वस्त करने के लिए क्या तुम्हें अलंकार चाहिए? ये काम सबके पास पहुंचना है, निरक्षर अशिक्षित वंचित लोगों के पास पहुंचना है, तो साधारण भाषा में आसानी से पहुंचा जा सकता है। युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, शब्दित कर भावी के सहस्र सतमुख शब्द। जिनके शब्द, जिनको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी आवाज़ को जगह नहीं मिल पा रही है, उन आवाज़ों को, उन चिंताओं को, उन निराश कुंठाओं को, उन पीड़ाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, आवाज़ देने के लिए उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी, उन्हीं की भाषा में अभिव्यक्ति करनी होगी, तभी संभव है। ज्योतित कर जनमन के जीवन का अंधकार। जो जन मन में निराशा का अंधकार बैठ चुका है, उसमें ज्योतित कर, हे मेरी वाणी तुम उसमें ज्योतित कर, उसमें ज्योति जगा दो, आशा का संचार कर दो। तुम खोल सको मानव उर के निःशब्द द्वार। अपनी वाणी से आग्रह करता है कवि कि मेरी वाणी, क्या तुम निःशब्द, जो नहीं बोल पा रहे हैं, जिनको अभिव्यक्ति नहीं मिल पा रही है, उन मनों के निःशब्द को तुम अभिव्यक्ति बन जाओ, उनकी आवाज़ बन जाओ। तो उनकी आवाज़ बनने में उन्हीं की भाषा में ही ना उनकी आवाज़ बनोगे। तुम खोल सको मानो उर के निःशब्द द्वार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। कवि अपनी वाणी से पूछता है कि क्या
निःशब्द को शब्द देने में, बेजुबां को जुबां देने के लिए क्या अलंकार युक्त भाषा ही इतना सब कुछ कर सकती है? कवि कहता है कि नहीं, निःशब्दों का शब्द बनाने के लिए उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की भाषा में ही उनसे संवाद करना पड़ेगा, तभी जनैक्य भी होगा, जनताओं में एकता भी होगी, तभी उन्हें उनकी चिंताओं का निदान भी होगा, तभी उनके मन में स्थित निराशा का परिष्कार भी होगा, आशा का संचार भी होगा। इस कविता के माध्यम से कवि अपने युग की जरूरत के अनुरूप अपने आप को बदलता है और अपने आप के साथ अपनी भाषा को बदलता है, भाषा बदलने के साथ अपने कविता के विषय को भी बदलता है। आगे की रचनाएं जो वादी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, वो सब रचनाओं में ये प्रश्न, ये चिंताएं अभिव्यक्त हुई हैं और कवि युग से जुड़कर अपनी रचनाओं को सार्थक करने की कोशिश करता है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।